Hello students, welcome to बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम एंटीरियर लोब और एंटीरियर लोब से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको डिस्कस कर चुके थे और कौन से ग्लैंड पे जाके ये हार्मोन एक्ट करते हैं हमें समझ में आ गया था। इसके बाद में हमने एक और लोब देखा था बेटा, जिसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, जो कि दोनों लोब्स एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। और हमने देखा था कि डायग्राम में हमें वो लोब नहीं दिख रहा था, तो उसका रीज़न मैंने बताया था आपको कि ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया किसके साथ में मर्ज हो जाता है बेटा? एंटीरियर पार्ट के साथ में मर्ज हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली मर्ज हो जाता है। इसी वजह से हमने वहाँ पर इंटरमीडिया लोब जो है बेटा वो नहीं दिख रहा था। क्लियर? हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो पार्स इंटरमीडिया है बेटा, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन, जो कि एक ही हार्मोन था जिसको भी हम डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कौन सा था? MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मिलेनिन सिंथेसाइज करता है। और मिलेनिन कब ज़्यादा सिंथेसाइज होता है बेटा? तो ज़्यादा जब सनलाइट की कांटेक्ट में आते हैं तब मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, और इसी वजह से आपका कलर जो है बेटा ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में रहने से डार्क हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है बेटा? पिगमेंट की वजह से। एक कलरिंग एजेंट होता है आपकी इस एक स्पेशलाइज सेल में, और इन स्पेशलाइज सेल का नाम है मिलेनोसाइट सेल। इन मिलेनोसाइट सेल को जैसे ही ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, जैसे ही यूवी रेज मिलेगी, ये क्या करेंगे बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन करेंगी, और मिलेनिन पिगमेंट के प्रोडक्शन की वजह से ही स्किन का कलर डार्क दिखाई देता है। ये समझ में आ गया था हमें लास्ट लेक्चर में? तो आपने आई होप लेक्चर अच्छे से सुन लिया होगा, आपने लर्न कर लिए होंगे जो जो हमने पार्ट कवर किया है लास्ट क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में। आज की क्लास में हम पोस्टीरियर लोब डिस्कस करेंगे बेटा। हम लास्ट लेक्चर में इसको छोड़ा था एक हार्मोन पढ़ के, वैसोप्रेसिन। तो आज हम दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पोस्टीरियर लोब को। तो बेटा पोस्टीरियर लोब मैंने बताया था कि ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है, बस ये हार्मोन को स्टोर करने का काम और साथ ही साथ हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर बेटा? मतलब ये जो बेटा पोस्टीरियर लोब है, जिसे हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, मैंने नाम लिखवाया था आपको, पार्स नर्वोसा किसे कहते हैं? तो बेटा ये जो पोस्टीरियर लोब है, एंटीरियर लोब था जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? पार्स डिस्टेलिस। एक था पार्स इंटरमीडिएट जो कि बीच वाला लोब था और एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता था। ऐसा ही एक और लोब है बेटा जो कि बैक साइड में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, और दूसरा नाम बताया था मैंने पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो बेटा पार्स नर्वोसा ये कहाँ से इसके पास में हार्मोन्स आते हैं, कहाँ से बन के आते हैं? तो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को बनाता है, और यही हार्मोन्स आके इस पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर लोब में आके स्टोर होते हैं। तो पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर लोब का क्या काम हो गया बेटा? तो हार्मोन को स्टोर करना और हार्मोन को रिलीज करना। दे कैन नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। क्लियर? और कौन से हार्मोन बनाते हैं ये? कौन से हार्मोन बन के आते हैं इनके पास में? बनाते तो है नहीं ना, कहाँ से बन के आते हैं? हाइपोथैलेमस से। और कौन से हार्मोन्स बन के आते हैं बेटा इसमें स्टोर होने के लिए? तो दो हार्मोन है। फर्स्ट हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे, वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन का कई बार दूसरा नाम भी आता है। तो मैंने बताया था आपको ADH। ADH का मतलब क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज कलर में दिख रहा है आपको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या करता है ये हार्मोन बेटा? तो मैंने बताया था कि हमारी किडनी के अंदर, जैसे बेटा हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, तो ऐसे किडनी के अंदर भी बेटा एक किडनी की स्ट्रक्चरल या फिर बोल सकते हैं किडनी की फंक्शनल यूनिट है, जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन।
आप पढ़ोगे आगे क्लास में तो बेटा क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही किडनी के अंदर मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। क्या है बेटा, नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के काफी सारे अलग अलग पार्ट होते हैं बेटा, पीसीटी, डीसीटी, है ना, हैनले लूप, कलेक्टिंग ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं इस नेफ्रॉन के अंदर। तो ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। क्लियर बेटा। अब ये जो बेटा डीसीटी है, ठीक है, ये डीसीटी क्या करता है, ये डीसीटी वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसको वाटर एब्जॉर्ब कराने का काम यही वैसोप्रेसिन हार्मोन कराता है, ठीक है। ये जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है डीसीटी के अंदर कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है बेटा, ये यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है। अब जब यूरिन में से ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, है ना, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा यूरिन। तो यूरिन को गाढ़ा करने के लिए, यूरिन को विस्कोसिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर ज़्यादा कंसंट्रेट बनाने के लिए यूरिन को ये वैसोप्रेसिन हेल्प करता है। और क्यों जरूरत है यूरिन को कंसंट्रेट करने की, जरूरत क्या पड़ गई है ना। आप सोच रहे होंगे क्या जरूरत पड़ गई है कि ये जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो रहा है। तो बेटा हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, है ना, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये वैसोप्रेसिन हेल्प करता है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपको, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है बेटा, पानी की कमी। तो हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी से बचाता है ये हार्मोन वैसोप्रेसिन। क्लियर, समझ में बेटा, ठीक है। तो इसलिए दिखा होगा आपने समर टाइम पे क्या होता है, समर टाइम पे यूरिन क्या होता है बेटा, ज्यादा कंसंट्रेट होता है ना, तभी वो ज्यादा येलोइश दिखता है आपको, है ना, येलो कलर का पिगमेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। और ज्यादा आपको गाढ़ा इसलिए दिखता है क्योंकि समर के अंदर ये हार्मोन क्या करता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करा लेता है डीसीटी के थ्रू, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है। क्लियर, समझ में आया बेटा, ताकि आपकी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस ना हो। बिल्कुल समझ में आया। इसके बाद में एक और हार्मोन है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, सेकंड वाला डिस्कस नहीं किया था हमने। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इट आल्सो स्टिमुलेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। तो क्या होता है बेटा, आपने एक हार्मोन का नाम पढ़ा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम था, प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL। कई बार लिखा होता है बेटा PRL, PRL का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऐसे ही बेटा ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो ये बेटा जिस टाइम पे डिलीवरी टाइम होता है फीमेल का, है ना, जब अब वो अपने बेबी को बर्थ देने वाली होती है ना, लेबर पेन होते हैं जब उसको, तब ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस के अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है बेटा, बहुत ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन करता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन के जो बेटा सिग्नल्स हैं, इसी कॉन्ट्रैक्शन के जो सिग्नल्स है यूट्रस में, वो कहाँ तक जाते हैं बेटा, मेमोरी ग्लैंड तक, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं बेटा, मेमोरी ग्लैंड तक। और साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस से जो बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो रिलीज होता है। तो जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है वैसे ही ये मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और मिल्क रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। मतलब ऑक्सीटोसिन और जो प्रोलैक्टिन है ये दोनों स्टिमुलेट कराते हैं ब्रेस्ट मिल्क को रिलीज करने में, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो बेटा ऑक्सीटोसिन है ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से भी मेमोरी ग्लैंड में एक्टिवेशन होता है, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन प्रोवाइड होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने दो ग्लैंड को डिस्कस किया है, हाइपोथैलेमस और सेकंड हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस और सेकंड पढ़ा है बेटा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड।
और पीट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमने तीनों लोब्स को डिस्कस किया है, जबकि होते दो ही लोब है बेटा। एंटीरियर लोब के साथ ही मर्ज हो जाता है इंटरमीडिएट लोब, और हमने सेकंड लोब पढ़ा है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। और हमने सारे सबके हार्मोन को भी डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे। इसके बाद में सेकंड ग्लैंड पे चलते हैं बेटा हम। सेकंड ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। कौन सी बेटा? पीनियल ग्लैंड। तो बेटा पीनियल ग्लैंड भी कहाँ लोकेटेड होती है? तो लिखा हुआ है द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। तो हम पहले इसका एक बार देख लेते हैं कि कहाँ लोकेटेड है डायग्राम में। तो पिक्चर देख लेते हैं बेटा एक हम इसकी, फिर ये हमारे थोड़ा माइंड में आ जाएगा कि ये कहाँ लोकेटेड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों की लोकेशन आपको दिख रही है कि कहाँ ये दोनों प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है आगे की तरफ, और पीनियल ग्लैंड पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है बेटा फोरब्रेन के, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आगे साइड में, फ्रंट साइड में, और पीनियल ग्लैंड बैक साइड में प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। क्लियर? और यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड है, और बैक साइड में क्या है बेटा? इसके पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड का है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये लिखा हुआ है पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के बेटा कैसा कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सल साइड में। अब हम देखते हैं कि ये पीनियल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, और ये हार्मोन्स क्या वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बेटा यहाँ पर दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है ये पीनियल ग्लैंड। फर्स्ट है मिलेटोनिन, और सेकंड है बेटा सीरोटोनिन, ठीक है। मिलेटोनिन और सेकंड है सीरोटोनिन। देखेंगे आगे सीरोटोनिन लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। लिखा हुआ सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पीनियल ग्लैंड सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन क्या वर्क करता है बेटा? तो यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़ने को मिल रही है, मिलेटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी। तो बेटा 24 घंटे हमारी बॉडी में रिदम का रेगुलेशन कौन करता है? यही मिलेटोनिन हार्मोन। हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? यही मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प कौन करता है? यही मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है बेटा। हम सोते हैं, हम जाग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें किसी अलार्म की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम उठ जाते हैं, ठीक है। और क्यों उठ जाते हैं, किसकी वजह से? तो बेटा ये पीनियल ग्लैंड की वजह से होता है। ये हमारा जो स्लीप पैटर्न होता है वो कौन रेगुलेट करता है? ये पीनियल ग्लैंड। हमारा जो बॉडी का स्लीप वेक साइकिल है उसको भी रेगुलेट करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पीनियल ग्लैंड करती है। हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा? ये पीनियल ग्लैंड, जो कि फोरब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। क्लियर? और दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट है मिलेटोनिन, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है मिलेटोनिन, और दूसरा है सीरोटोनिन। क्लियर? सीरोटोनिन बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम। कभी कभी हमारा ऐसा मन होता है कि जब हमारी कोई फेवरेट चीज हमें दिख जाती है तो हमारा मूड जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। किसकी वजह से होता है बेटा? ये होता है सीरोटोनिन की वजह से। क्लियर? तो ये क्या है बेटा? मूड एनहांसर है। ये सीरोटोनिन क्या है? मूड एनहांसर, हमारे मूड को अच्छा करता है। जब हमारी कोई फेवरेट चीज दिख जाती है हमें तो क्या होगा? सपोज कोई हमारी फेवरेट चीज हमारे माइंड में आई, हमें कोई डिश बहुत ज्यादा पसंद है और वो हमारे माइंड में आई, तो क्या होगा? ये सीरोटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम में। क्लियर? और साथ ही साथ में हमारी जो माउथ है बेटा उसमें सलाइवा का सीक्रेशन भी ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा, ठीक है। ज्यादा होने लग जाएगा, सलाइवा ज्यादा रिलीज होने लग जाएगी। या फिर आपके सामने कोई ऐसी डिश है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपके सामने रख दी गई है, तो भी क्या होगा? आपकी जो मूड एनहांसर है सीरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा, ये क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाएंगे। क्लियर?
और ये मेलेटोनिन क्या करता है बेटा, तो ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करता है अपने हॉर्मोन्स को। नेक्स्ट है बेटा, और कौन सा हार्मोन है इसका, सीरोटोनिन यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले यहाँ पे जो बेटा मिलेटोनिन जो होता है, अगर ज्यादा सनलाइट मिलती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट फॉलिंग ऑन रेटिना ऑफ आई डिक्रीज मिलेटोनिन प्रोडक्शन। जैसे ही लाइट रेटिना पे पड़ती है बेटा, जैसे ही हमें लाइट दिखती है और जैसे ही लाइट रेटिना पे पड़ती है आंखों की, तो मिलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मतलब क्या होगा, डार्कनेस में इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में सीरोटोनिन, मैंने दूसरा हार्मोन बताया, दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है ये। फर्स्ट है मिलेटोनिन जो कि स्लीप वेक साइकिल या फिर डायर्नल रिदम को रेगुलेट करता है हमारे, और सेकंड है बेटा सीरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या मतलब बेटा, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज को पास करने में हेल्प करते हैं। क्लियर, समझ में आया? ये क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू या हमारी नर्व्स के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो सीरोटोनिन क्या करता है बेटा, सीरोटोनिन हमारे मूड को अच्छा करता है, मूड एनहांसर होता है ये। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको पिनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है और ये हार्मोन्स क्या वर्क करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं बेटा, थायराइड ग्लैंड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के ये दोनों तरफ प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा, इसकी जो वेसाइकल्स है ये दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, एक ट्रैकिया के दोनों तरफ। हम डायग्राम में देखेंगे आगे, आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है बेटा both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissues called isthmus। तो बेटा ये थायराइड ग्लैंड जो होती है इसके दो लोब्स होते हैं। मैंने बताया ना आपको कि ट्रैकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, इसके दोनों लोब्स को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है बेटा, उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं isthmus। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, क्या बोलते हैं बेटा, isthmus। इसके बाद में आपने ये सुना ही होगा कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब क्या होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है और ये थायराइड ग्लैंड क्या होती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है, एनलार्ज हो जाती है या फिर बोल सकते हैं हम स्वेल हो जाती है। तो उसी वजह से जो डिजीज होती है बेटा उसको बोलते हैं हम गॉइटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन दी थायराइड। थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है बेटा, और ये हार्मोन एक सही अमाउंट में रिलीज हो, इसको रेगुलेट करने का काम इसके लिए एक एसेंशियल जो बेटा मिनरल है वो आयोडीन है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उससे जो डिजीज होती है बेटा उसका नाम है गॉइटर, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड ज्यादा एनलार्ज हो जाती है या फिर स्वेल हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गॉइटर। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पर आपको दो टर्म देखने को मिलेगी, हाइपो एंड हाइपर। ठीक है, एक देखने को मिलेगी बेटा आपको हाइपो, HYPO हाइपो, और दूसरी टर्म देखने को मिलेगी आपको हाइपर, HYPER हाइपर। हाइपर का मतलब होता है बेटा ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म मींस थायराइड हार्मोन के कम रिलीज होने से। ठीक है, और ये कम कब रिलीज होगा बेटा, जब आयोडीन आपकी डाइट के अंदर कम अमाउंट में होगा। अगर आपकी ऐसी डाइट ले रहे हो जिसके अंदर आयोडीन की कमी है तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सही अमाउंट में
थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगी। ठीक है, और जब नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। मींस थायराइड ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा वो क्या होंगे, कम अमाउंट में रिलीज होंगे। हाइपो मतलब कम। इसके थ्रू क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ज्यादा एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है और स्वेल हो जाती है। इसी डिजीज को बोलते हैं हम गॉइटर। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के लिए एसेंशियल मिनरल कौन सा है बेटा, एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, तो आयोडीन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने लोब्स में डिवाइड होती है थायराइड ग्लैंड, तो 2 लोब्स में डिवाइड होती है। और दोनों लोब्स जो है बेटा थायराइड ग्लैंड के, ये किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है इस्थमस। समझ में आया बेटा। अभी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम ये थायराइड ग्लैंड करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसके बाद में बेटा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए वो भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, या बोल सकते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो बेटा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं ये। और साथ ही साथ में हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का काम ये थायराइड ग्लैंड करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि बेटा कि हम जब फैट लेते हैं अपनी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, तो ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तब तक एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, है ना। तो इनको ब्रेक डाउन करने का काम ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने का काम, या फिर जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं उनके सिंथेसाइज होने या फिर ब्रेकडाउन होने का काम ये थायराइड ग्लैंड करती है। समझा बेटा। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस करने का काम भी ये थायराइड ग्लैंड करती है। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है और कौन से हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बेटा थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। तो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है ये, जिसका नाम है बेटा थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। और ये थायराइड कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर बेटा कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बनाए रखने में यही थायरोकैल्सिटोनिन हेल्प करती है। और आप जानते हैं कैल्शियम कितना जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। समझ में आया। तो ये दूसरा हार्मोन है, आपको दिखेगा आपके मॉड्यूल में। इससे जो बेटा डिजीज होने, जिनसे जो डिजीज होती हैं उसका नाम है क्रिटिनिज्म। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है लेकिन इतना यार डिटेल में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लेना। तो डिजीज है बेटा क्रिटिनिज्म। अब क्या क्या इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इट इज डिजीज ऑफ इन्फेंट्स कॉल्ड क्रिटिन्स। ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर होती है डिजीज और इस डिजीज का नाम है क्रिटिनिज्म। और ये किसी कमी से हो रही है बेटा, जब आयोडीन की कमी हो रही है हमारे डाइट में या हमारे फूड में, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एक ऑप्टिमम अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पा रही है। तो मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से या फिर हाइपर थायराइडिज्म, मैंने बताया था आपको हाइपर थायराइडिज्म क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपो मतलब बेटा कम, तो बेटा ये डेफिशिएंसी के थ्रू हो रही है, जब थायरोक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, उसकी वजह से ये डिजीज देखने को मिल रही है। ठीक है, थायराइड हार्मोन कम अमाउंट में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये डिजीज हो रही है क्रिटिनिज्म।
तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज डिजीज ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों में होती है डिजीज, ठीक है। और कब होती है, जब डिक्रीज्ड या फिर बोल सकते हैं डिक्रीज अमाउंट में बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाती है, ठीक है। और कितनी, तो 50% देन नॉर्मल। अगर आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बेटा वो 50% से कम हो जाए नॉर्मल की, तब जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं क्रीटिनिज्म, और ये जनरली बच्चों में होती है। और क्या इसके सिम्टम्स से देखने को मिलते हैं हमें, तो इस पहला लिखा हुआ है बेटा स्टंटेड ग्रोथ, मींस जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और मेंटल रिटार्डनेस वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, और साथ ही साथ प्यूबर्टी टाइम जो होता है वो बेटा डिले हो जाता है, काफ़ी देरी से प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी काफ़ी देरी से आती है। इसके बाद में डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाता है, मतलब कम अमाउंट में ब्लड को सप्लाई करने लगता है बॉडी को हमारा हार्ट। इसके बाद में रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन कम रिलीज होता है बॉडी से, और डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा बेटा, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आती है। तो ये सारे सिम्टम्स है, एक डिजीज नाम लिखा होगा आपके मॉड्यूल में क्रीटिनिज्म, उसके तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर देखा कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कब होती है डिजीज। तो कब होती है बेटा, तो कब होती है, जब थायराइड ग्लैंड कम अमाउंट में अपने हार्मोन्स को रिलीज करने लगे, ठीक है। तो हाइपोसीक्रेशन की वजह से ये डिजीज होती है और बच्चों में होती है, जहां पर मेटाबॉलिक रेट 50% से कम हो जाती है नॉर्मल की। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो मेंटल रिटार्डनेस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाता है बच्चे का, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाती है हमारी, बॉडी का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट जितना अमाउंट में ब्लड को पंप करता है तो पंप करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, और साथ ही साथ में शुगर लेवल भी ब्लड के अंदर काफ़ी कम हो जाता है। तो ये डिजीज है बेटा क्रीटिनिज्म। इसके बाद में देखते हैं और कौन सी डिजीज है जो कि थायराइड ग्लैंड के थ्रू होती है। तो यहाँ पर है बेटा एंडेमिक और सिंपल गॉइटर और कॉलॉइड गॉइटर। ये आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा होगा, वहाँ पर आपको दे रखा होगा एंडेमिक गॉइटर, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा बेटा इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपके पानी के अंदर साल्ट की कमी है, क्योंकि बेटा जो हिली एरियाज होते हैं, जो भी पहाड़ वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर सॉइल के अंदर साल्ट की काफ़ी कमी होती है, ठीक है, क्योंकि उनका लेवल जो होता है बेटा सी से काफ़ी ऊपर होता है, इसी की वजह से वहाँ की सॉइल के अंदर किसी कमी होती है, साल्ट की कमी होती है। तो और इसी कमी अगर सॉइल के अंदर साल्ट की कमी होगी तो बेटा पीने के पानी के अंदर या फिर ग्राउंड वाटर के अंदर भी साल्ट की कमी काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसी साल्ट की कमी से जो डिजीज होती है बेटा उसका नाम है कौन सा, एंडेमिक गॉइटर। एंडेमिक का मतलब क्या है बेटा कि ये स्पेसिफिक एरिया में होती है, और स्पेसिफिक एरिया कौन से इनके लिए कहाँ पर होती है बेटा, ये तो कहाँ पर होती है, जहाँ पर हिली एरियाज होते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो सॉइल होती है बेटा उनमें साल्ट की कमी होती है। इट इज़ नॉन जेनेटिक, ये कैसी बेटा नॉन जेनेटिक डिजीज है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, ये कभी भी पेरेंट्स से बच्चों में नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे पूरी फैमिली के अंदर गॉइटर डिजीज होती है, जनरेशन चली जाती है, जनरेशन टू जनरेशन वो डिजीज आगे पास होती है, लेकिन ये जो बेटा एंडेमिक है, एंडेमिक गॉइटर या फिर कॉलॉइड गॉइटर, ये नॉन जेनेटिक है, इसलिए इसको सिंपल गॉइटर कहा जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड जो कि ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट साइड, दो लोब्स की फॉर्म में, तो दोनों ही लोब्स स्वेल हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, और इसी डिजीज को बोलते हैं हम गॉइटर। और
कहाँ देखने को मिलती है बेटा? तो कुछ एंडेमिक प्लेसेस में देखने को मिलती है, जैसे हिली एरियाज में या हिली रीजन में ये डिजीज अक्सर होती है लोगों को। और क्यों होती है? क्योंकि सॉइल के अंदर साल्ट की कमी होती है बेटा, इस वजह से ये डिजीज होती है। समझ में आ गया आपको? क्रिटिनिज्म समझ में आ गया, और साथ ही साथ में आपको कोलॉइड गॉइटर समझ में आ गया। और देखते हैं और कौन सी डिजीज होती है। मिक्सोडीमा, ठीक है। अब मिक्सोडीमा या मिक्सोडिम्टा क्या होता है बेटा? तो इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट्स लाइक क्रिटिनिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा मिक्सोडीमा नेक्स्ट डिजीज है जो कि डेफिशिएंसी के थ्रू होती है हार्मोन की। जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज कर रही है तब ये डिजीज होती है, जिसका नाम बेटा मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा के भी कुछ सिम्टम्स है, जैसे क्रिटिनिज्म था, क्रिटिनिज्म के अंदर भी जो BMR है वो कम हो जाती है। ऐसे ही इस मिक्सोडीमा के अंदर भी जो BMR है बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये काफ़ी लो हो जाती है। तो दे रखा है यहाँ पे कि नॉर्मल से जब 30 से 40% BMR रेट हो जाती है तब ये डिजीज होती है बेटा, इसका नाम है मिक्सोडीमा। और ये कब होती है लो BMR रेट? जब थायरोक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर। क्लियर? तो क्या क्या होता है बेटा इसके अंदर, जब आपको समझ में आता है कि लो BMR रेट हो रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो रही है, तो बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट के कम होने से बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनका आउटकम भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा बेटा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हीट जो है बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हार्ट रेट जो है बेटा बॉडी की वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगी। पल्स रेट बॉडी की कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितनी हार्ट बीट होती है बेटा उतनी ही पल्स रेट होती है। अगर हार्ट बीट कम होगी तो पल्स रेट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ में कार्डियक आउटपुट, ब्लड का जो पंप करने का जो प्रोसेस है ब्लड को, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कम अमाउंट में ब्लड को पंप कर पाएगा हमारा हार्ट। इसके बाद में शुगर लेवल भी लो हो जाएगा, और आयोडीन लेवल ब्लड के अंदर भी लो हो जाता है। यहाँ पर देखा बेटा क्या फीचर देखने को मिलता है मिक्सोडीमा में? तो मिक्सोडीमा बेटा फेस के आसपास और हैंड्स पे स्वलन देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है बेटा, सूजा हुआ होता है फेस, ठीक है। फेस देखा होगा आपने, जो एजेड लोग होते हैं उनका फेस थोड़ा सा स्वेल होता है, गाल के पास से चिक्स जो होते हैं उनके लटके हुए होते हैं, तो इसकी वजह से ये डिजीज होती है। यहाँ पर नेक्स्ट बेटा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, अलग अलग टाइप के गॉइटर है, ये अलग टाइप है बेटा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। तो यहाँ पर इस एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम बेटा ग्रेव्स डिजीज। क्या नाम है? ग्रेव डिजीज। तो ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में जो मेजर सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलता है वो है बेटा एक्सोप्थेलमोस ऑफ द आईबॉल। तो बेटा प्रोट्रूडिंग आईबॉल देखने को मिलते हैं, आईबॉल बाहर की तरफ होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि जो पेशेंट है वो स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ये इस डिजीज के अंदर होता है कि प्रोट्रूडिंग आईबॉल देखने को मिलता है, आईबॉल के पास में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस जमा होने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। तो आपको समझ में आ गया कि हमने अलग अलग टाइप के गॉइटर देखे, कोलॉइड गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ऐसे ही हमने जो कोलॉइड गॉइटर था उसके अदर नेम भी देखे बेटा, एंडेमिक गॉइटर। और क्रिटिनिज्म हमने डिस्कस किया था, क्रिटिनिज्म के अलग सिम्टम्स है थोड़े, और BMR रेट सब में कम होती है बेटा। और BMR रेट कम क्यों हो रही है? क्योंकि BMR रेट कम होगी, कब कम होगी? जब थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट कब कम होती है बेटा? जब थायरोक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है। मतलब कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है मतलब हाइपो सीक्रेशन हो रहा है जब थायरोक्सिन हार्मोन का। जब हाइपो का मतलब होता है बेटा कम रिलीज होना, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा रिलीज होना।
तो जब हाइपो हाइपोसिक्रेशन होता है, जब जब कम अमाउंट में रिलीज होता है थायरोक्सिन हार्मोन, तब ये डिजीज होती है जिन्हें बोलते हैं हम गॉइटर। और जब ज़्यादा अमाउंट में अगर रिलीज होने लगे थायरोक्सिन हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन हो थायरोक्सिन हार्मोन का बेटा, तब क्या होता है, तब हमारी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो रही थी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम होता है तो बीएमआर रेट क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, एक्सेसिव लेवल हो जाता है, हाइपर सीक्रेशन होता है, तब क्या होगा, बीएमआर रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से भी ये सारे जो आप सिम्टम्स पढ़ रहे हो, ये सारे सिम्टम्स क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपने देखे कि यहाँ पे हार्ट बीट लो हो रही थी, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हाइपर सिक्रेशन होगा तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बॉडी वेट बढ़ रहा था, वहाँ बॉडी वेट क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि लो पल्स रेट हो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाएगी, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर कार्डिक आउटपुट कम है, वहाँ पे कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लो पल्स रेट है, ठीक है, वहाँ पे पल्स रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर लो बीपी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हाई बीपी। समझ में आया? तो क्या डिफरेंस है हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। जब थायरोक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होगा तब क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें, और जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तब हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हमने कौन कौन सी डिजीज़ को डिस्कस किया बेटा, हमने डिस्कस किया क्रिटिनिज्म को, जहाँ पर ये डिजीज़ जनरली इन्फेंट्स के अंदर होती है, बच्चों के अंदर होती है, और बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो मेंटली थोड़े वीक होते हैं, मेंटली रिटार्डनेस वाली कंडीशन होती है, उनका आईक्यू लेवल काफ़ी कम होता है एक नॉर्मल इन्फेंट की कंपैरिजन में। क्लियर? साथ ही साथ में बीएमआर रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका, और बीएमआर रेट क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और जब बीएमआर रेट कम होगी, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम ब्रेक डाउन होंगे, और उसका असर बहुत सारे प्रोसेस में पड़ता है बेटा। ठीक है, अगर बीएमआर रेट कम होगी तो बॉडी में हीट कम जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, एनर्जी नहीं बन रही है। और आपको पता है जो बॉडी की हीट होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, एटीपी की वजह से, और ये एटीपी क्या है, एनर्जी। तो जब एटीपी बहुत कम बनेगी, न्यूट्रिएंट ही नहीं ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तब क्या होगा, एनर्जी भी कम बनेगी, हीट भी कम बनेगी, है ना। तो बॉडी के अंदर एनर्जी वीकनेस होती है, बॉडी कम अमाउंट में हीट जनरेट कर पाती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी में बीपी ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, पल्स रेट भी लो हो जाती है, हार्ट बीट भी लो हो जाती है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, और भूख भी साथ साथ कम हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बाद में जब हाइपर सिक्रेशन होगा बेटा, तो हाइपर सिक्रेशन में यही सब बीएमआर रेट क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, इसके बाद में बीपी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, है ना। भूख ज़्यादा लगेगी, वेट ज़्यादा लॉस होगा बॉडी का। तो ये सारे सिम्टम्स इन के हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। इसके बाद बेटा हमने एंडेमिक गॉइटर पढ़ा था, जिसको सिंपल या फिर कोलॉइड गॉइटर बोलते हैं, जो कि कहाँ पर होता है बेटा, हिली एरियाज में। जितने भी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर सॉइल के अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है बेटा, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर एंडेमिक गॉइटर होता है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, हिली एरियाज में, क्योंकि हिली एरियाज का जो लेवल होता है वो सी लेवल से काफ़ी ऊपर होता है, तो इसी की वजह से सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये इसको एंडेमिक गॉइटर क्यों बोलते हैं। एंडेमिक का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि स्पेसिफिक रीजन में होता है। एंडेमिक का मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक रीजन में होता है। जैसे हमने पढ़ा था एक चैप्टर जहाँ पे हमने पढ़ा था एंडेमिक का मतलब क्या होता है ना, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा एंडेमिक स्पीशीज जो कि एक ही जगह पर मिलती है, जैसे पहाड़ों वाले इलाकों में या हिली एरियाज में जो स्पीशीज मिलेगी उन्हें क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीशीज। ऐसे ही एंडेमिक डिजीज होती है जो कि स्पेसिफिक रीजन में होती है।
ऐसे ही हमने पढ़ा मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा क्या होता है? मिक्सोडीमा में जो BMR रेट है कम हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाती है ना, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, और यही कंडीशन है। और साथ ही साथ स्वेलिंग देखने को मिलती है बॉडी के ऊपर, हैंड्स पे स्वेलिंग देखने को मिलती है, चिक्स पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। आई के नीचे का जो पार्ट होता है बेटा वो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। और ये जो मिक्सोडीमा है ये जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जो एजेड लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, आंखें नीचे की तरफ लटक जाती हैं, गाल जो होते हैं बेटा वो थोड़े से थिक हो जाते हैं और नीचे की तरफ लटक जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डिजीज हम डिस्कस की बेटा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जहाँ पे हमने देखा कि प्रोट्रूडिंग आईबॉल देखने को मिलता है ना, आईबॉल जो है बाहर की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है और ऐसा लगता है पेशेंट आपको घूर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की डिजीज को बोलते हैं ग्रेव डिजीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे सुनिए। गुड लक।